Hey dosto, welcome back to your free course and of course your channel. Today we are going to see a part number 79 of your free course which is a what. So let's start. जी हाँ, तो अब तक हम लोगों ने देख लिए 319 नंबर तक क्वेश्चंस। अब हम देखने वाले हैं 319 नंबर 1 से आगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर है। यदि अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आप देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो 391 नंबर के क्वेश्चन के साथ में। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? जी हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है? आपको कई बार पूछा गया है, ये सवाल है एग्जाम्स में। आप लोगों ने कैलकुलेट भी की होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, बट अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं की है और आपने कैलकुलेट की भी है और आपको इनके आंसर नहीं पता है, तो यहाँ पर हम आंसर लेके आए हैं ना दोस्तों। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन if it were to be expire immediately with the underlying stock at its current price, the amount by which an option is in the money। जी हाँ दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, उस वैल्यू का ऑप्शन होता है इफ इट वेयर टू एक्सपायर इमीडिएटली, अगर वो एक्सपायर होती है इमीडिएटली या फिर नहीं, विद द अंडरलाइंग स्टॉक। जी हाँ, अंडरलाइंग जो स्टॉक होते हैं, अंडरलाइंग स्टॉक भी होते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, तो अंडरलाइंग स्टॉक एट इट्स करंट प्राइस, करंट प्राइस के आधार के ऊपर द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी। करंट प्राइस वो अमाउंट होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि विच एन ऑप्शन इज इन द मनी। सो दिस इज नोन एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज नोन एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर कॉल्ड ऑप्शंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक प्राइस if that difference is positive number और अ जीरो अदरवाइज। जी हाँ दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम बात करें फॉर अ कॉल ऑप्शन के लिए, मतलब कॉल ऑप्शन में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है तो हम बात करें तो उसके लिए, तो दिस इज द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक प्राइस। जी हाँ, स्टॉक प्राइस के ऊपर का जो डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ दैट डिफरेंस इज अ पॉजिटिव, अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो नंबर में, और जीरो अदरवाइज जीरो आता है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे एज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं फॉर अ पुट अप ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनेंशियल मार्केट में यूज किए जाने वाला वर्ड है। पुट अप ऑप्शन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? पुट अप ऑप्शन इज द differences between the striking price and the stock price if that a difference is a positive and a zero otherwise। तो ये यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एज एन स्ट्राइकिंग प्राइस या फिर हमारी स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस या फिर स्ट्राइकिंग प्राइस में का जो डिफरेंस होगा हमारा, या तो वो पॉजिटिव होने दीजिए या फिर जीरो होने दीजिए, वो जो डिफरेंस होगा वो हमारा कहलाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है अंडरलाइंग स्टॉक के आधार के ऊपर। यदि अगर आपको अंडरलाइंग स्टॉक नहीं पता है तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए, आपको अंडरलाइंग स्टॉक के बारे में भी हम बता देंगे। 392 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 होता क्या है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड applied for financial instruments, that is a presentation which recognize and measuring financial assets and financial liabilities। in accounting standard is financial instrument। जी हाँ दोस्तों, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 अप्लाइड होता है हमारा इस चीज के लिए कि फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे उनको प्रेजेंट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे उनको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, विच रिकॉग्नाइज एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल एसेट्स। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर मेजर करते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज को। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ दोस्तों, और ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के। चलिए मूव ऑन करते हैं 393 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 इज फॉर, दिस स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर interim financial reporting। Generally, interim financial reporting is the reporting for the periods of less than a financial year, such as a period of 3 months, which is a quarterly. As per a clause 41 of listing agreement, the companies are
कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ओके, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 हमारा अप्लाइड है किसके लिए? इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। मतलब अगर हम लोग कहीं पर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर रहे हैं इंटीरियम के तौर के ऊपर, मतलब 6 मंथ के आधार के ऊपर, 3 मंथ के आधार के ऊपर, तो ऐसे समय में हमें अप्लाइड करना पड़ेगा और ऐसे समय में हमें अप्लाइड होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34। जी हाँ दोस्तों, जनरली इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो चीज़ होती है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द रिपोर्टिंग फॉर द पीरियड्स ऑफ लेस देन अ फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, वो इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है जो कि लेस देन होती है फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास में 12 मंथ होते हैं। हम यहाँ पर इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो या तो हम 3 मंथ की कर सकते हैं या फिर 6 मंथ की भी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल प्रिपेयर कर सकते हैं। सच एज द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विच इज अ क्वार्टरली, उसको हम क्वार्टरली भी कहते हैं। एज पर क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होती है हमारी, उनके क्लॉज 41 के आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। कंपनी ये रिक्वायर, मतलब कंपनी को रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब जरूरी है, जरूर करना है कि भाई पब्लिश करे वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को एज एन क्वार्टरली बेसिस के आधार के ऊपर। हमें बताता है क्लॉज नंबर 41 विच इज लिस्टिंग एज एन एग्रीमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 393 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि था हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 वाला समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। 394 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर? ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर होती क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। अ मेजर ऑफ हाउ ऑफ्टन द कंपनी सेल एंड रिप्लेसेस इट्स इन्वेंट्री। इट इज द रेशियो ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स to the ratio of annual cost of a sales to the latest inventory। ओके, तो ये उसके संदर्भ में होती है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई मेजर करना है हमें किसके बारे में? इन्वेंट्री के बारे में। तो दिट शुड बी इन्वेंटरी टर्नओवर ऑफ हाउ ऑफ्टन द कंपनी सेल एंड रिप्लेस इट्स इन्वेंट्री। जी हाँ, ओके, so a measure of how often the company sell and replaces its inventory, that should be considered as an inventory turnover. It is the ratio of annual cost of a sales to the ratio of annual cost of a sales to the latest inventory। okay, it is the ratio, तो ये एक रेशियो होता है हमारे एनुअल कॉस्ट का, एनुअल कॉस्ट ऑफ अ सेल्स टू द रेशियो ऑफ, तो ये लाइन डबल आ गई। जी हाँ, it is the ratio of annual cost of a sales to the रेशियो ऑफ सेल्स टू द लेटेस्ट इन्वेंट्री। जी हाँ, जो हमारी लेटेस्ट इन्वेंट्री है उनके बीच में का जो रेशियो होता है डिफाइन करने वाला, उसी को हम कहेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर। यदि अगर आपके पास में इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में कुछ अलग से डेफिनेशन है और आप चाहते हैं कि वो डेफिनेशन मैं और लोगों को बता पाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर ये होता है। जीएसटी का इन्वेंट्री टर्नओवर मत बताइएगा, वो कुछ अलग ही होता है। 395 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 इज फॉर। जीएसटी में इन्वेंटरी टर्नओवर की कुछ अलग ही डेफिनेशन है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। जी हाँ, इम्पेयरमेंट एसेट्स मीन्स वीकिंग इन अ वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस। इन शॉर्टली सेड दैट दिस इज द एसेट विच प्राइस इज ओवर वैल्यू शुड बी डिक्रीजेस एज पर दिस AS asset is said to be impaired when carrying amount of asset is more than its recoverable amount। okay, recoverable value। तो AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 हमारा अप्लाइड होता है किसके लिए? तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए होता है। यदि अगर आपको पता है इम्पेयरमेंट एसेट तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर हमने बताया है इम्पेयरमेंट एसेट होती क्या है। तो इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 अप्लाइड होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 किसके लिए अप्लाइड होता है। तो चलिए देख लेते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स होती क्या है। इम्पेयरमेंट एसेट्स मीन्स अ वीकिंग इन अ वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस। ऐसी एसेट्स की जिसकी वैल्यू हमेशा से डिक्रीज ही होती आई है। जी हाँ, वीकिंग होती आई है इन अ वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस, वो एसेट होती है हमारी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इन शॉर्टली अगर हम बात बताएं तो इन शॉर्ट सेट दिस इज द एसेट विच प्राइस इज ओवर, इसकी प्राइस या फिर और वैल्यू शुड बी डिक्रीजेस। जी हाँ, हमेशा से उसकी
प्राइस डिक्रीज होते आई है, वैल्यू डिक्रीज होते आई है, ऐसी एसेट होती है हमारी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर 36 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मान के आधार के ऊपर हम चले तो एसेट इज अ सेट टू बी इम्पेयर्ड, और ऐसे एसेट को हम कहते हैं इम्पेयर्ड एसेट व्हेन ए कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। जी हाँ, उस एसेट को कैरी करने की जो अमाउंट होती है वो उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होती है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 36 नंबर वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं ठीक से समझा पाया हूँ। अगर यदि हाँ और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन सवालों के जवाब हमसे पाना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियोस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। दोस्तों तो आज हमने पहला क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34, व्हाट इज द इन्वेंटरी टर्नओवर हमने देखा, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 भी आज हमने देखा। यदि अगर अब तक हमारे चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करने के लिए कुछ आपको पैसे नहीं लगते, वीडियो को लाइक करने के लिए भी पैसे नहीं लगते, और चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होने के लिए भी पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में कि आप हमसे फिर से मिलेंगे हमारे आने वाले वीडियोस के साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो रुकते हैं हम यहाँ पर। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे सारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। दोस्तों हैव अ गुड डे।